वो प्राइम मिनिस्टर बना है पाकिस्तान का। डूबते जहाज का कप्तान बना रहे हो। तो क्या करोगे? जल्दी डुबाएंगे। क्या चेंज करोगे? उसका देश ही चेंज करेंगे। दो देश पाकिस्तान और इंडिया एक ही टाइम पे अलग हुए थे। दो नहीं, डेढ़ बोलिए, डेढ़। वो आधा देश प्रगति क्यों नहीं कर पाया? उन लोग की दुनिया ही अलग है। हम लोग को ना बिल्डिंग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, छोटा मोटा चीज उन सबको थोड़ी चाहिए। ताज होटल में आएंगे और उसका जन्नत में जाएंगे। चाइना से हमें दुश्मनी करनी चाहिए कि दोस्ती? कि दुश्मनी कर कहाँ रहे हम लोग चाइना से? कौन सा घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है? यूक्रेन और रशिया जो चल रहा है, इंडिया ने रशिया का साथ दिया। खुल के कहते हैं रसिया के दिया था, यूक्रेन का साथ देंगे हम? रसिया ने भी हमारा साथ दिया है। दुनिया उस लेवल पे कि जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह नहीं होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा ये पता नहीं, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर हम लोग पत्थर और लाठियों से लड़ेंगे। वॉर गलत है, लोग मरते हैं। कुछ लोग बात से सुनबे नहीं करते, लात देना ही पड़ता है। सेना में आपको भी जाना था ना। आज अगर मौका मिल जाए आज चले जाए, सब चीज छोड़ छाड़ के। क्यों ऐसे? दिल लगा चुड़ैल से तो परी किस काम। आज आप इतने बच्चों को पढ़ाते हो, सबसे बड़े चैलेंजेस क्या दिखते हैं आपको? जो बच्चे आ रहे होते हैं ना, वो ग्रेजुएशन तो कर लिए बट स्टैंडर्ड ग्रेजुएशन का नहीं है। कोचिंग माफिया है। तो मेरे भी लड़ाई भी इसी बात की थी कि भाई आप क्यों फीस बढ़ा रहे हो? डांटे उटे, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिसों में बम लगा के उड़ा दिया। बिहार में क्या है, आज तक क्यों ऐसी कहानियां अभी भी आती है? एक हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं। 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था। एक आदमी आया, आइसक्रीम दे, कहा भैया पैसा दीजिए। तो हमरा से पैसा मांगेगा, मुंह में गोली बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। आज बच्चा क्या करे जिससे वो पैसे कमा सकता है, आगे बढ़ सकता है? आज़ाद होने के बाद जब अपनी सिचुएशन थी, 1950 के आसपास बात कर रहा हूँ मैं, 47 के बाद, उस टाइम पे चाइना की भी लगभग ऐसी सिचुएशन थी और शायद और ही गया गुजरा था। पर आज चाइना हमसे बहुत आगे, बहुत आगे दुनिया पर राज करेगा आने वाला फ्यूचर वर्ल्ड फ्यूचर चाइना का है। वो झूठा बात नहीं बोलता है कि हम विश्व गुरु हैं। ना हमारे यहाँ कोई काम की यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड लेवल में हम कह सके, ना कोई इंजीनियरिंग कॉलेज। ड्रोन तो बना नहीं पा रहे हैं, दूल्हा का ड्रोन बनाने वाला चाइना से आ रहा है, जबकि युद्ध ड्रोन पे चला जा चुका है। तो हम लोग फॉल्स ईगो में हम लोग नहीं जी रहे, हम लोग जी रहे हैं। चाइना ऐसा नहीं करता है। आगे निकल क्यों गया चाइना? एक होता है रियलिस्टिक सोच, एक होता है आपका आइडियोलॉजिकल, काश ऐसा होता, दुनिया ऐसी होती। तो हम लोग उसमें जी रहे हैं और चाइना रियलिस्टिक है। भाई सड़क बनेगी बनेगी, काम खत्म। अब हम लोग को क्या है कि इंग्लिश थोपिए। इंग्लिश थोपने के चक्कर में 70% स्टूडेंट की जो नॉलेज है, जो वर्क फोर्स है, जो उसका टाइमिंग, वो इंग्लिश में चला गया। यूपी, बिहार, झारखंड के बच्चे जो एक मेजर पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, हरियाणा से लेके आप उस नॉर्थ बेल्ट को ही पूरा पकड़ लीजिए, इतने लेबोरियस बच्चे हैं। बट क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स है। पैसे की प्रॉब्लम होने की वजह से अच्छे स्कूल नहीं है, और अच्छे स्कूल ना होने की वजह से उनका इंग्लिश पे कमांड अच्छा नहीं है। अब वो अपने आप को लो फील कर रहे हैं बिना मतलब का। हम भी इंग्लिश मीडियम में मेरे घर वाले पढ़ाएं, 12-13 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं। हम एक ही चीज़ सीखे, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। उसके बाद कुछ बुझाया ही नहीं हमको। 1970 के आसपास में चाइना में माओ जेडोंग आए थे। उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए तुम्हारा अंग्रेजी, मंडारिन भाषा बोलो, उसी में सीखेंगे। आज आप देखिए, वहाँ का प्राइम मिनिस्टर को भी इंग्लिश उतना अच्छा से नहीं आता है, प्रेसिडेंट को भी नहीं आता है। तो क्या दिक्कत है? क्या बराक ओबामा को हिंदी आती है? नहीं। तो मोदी को इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या दिक्कत है? आप बोलिए तो एक ट्रांसलेटर रख लिया जाएगा आपको, जहां जरूरत पड़ेगी उसकी। तो जो ब्रेन वर्क होना चाहिए था मेन काम पर, वो हट गया। और ये चाइना में नहीं हुआ। चाइना में नहीं हुआ। आपको चाइना में आप टॉप लेवल की बात करें, चाइनीज बोलेगा वहाँ। उसने टेक्नोलॉजी लगा ली, रियल टाइम कन्वर्टर लगा दिया आपको। वो तुरंत आप कान में लगाए रहिए, आप बोलिएगा तुरंत कन्वर्ट करके बता देगा। टेक्नोलॉजी है कि नहीं वहाँ पे? तो एक चाइना में ये। दूसरा, चाइना में एक चीज़ हम देखें कि जो फैक्ट्रीज वगैरह है, उसके अंदर जो वर्किंग हो रही है वो फीमेल देख रही है ज़्यादातर फैक्ट्रीज में फीमेल। जब फैक्ट्रीज से सामान प्रोडक्ट बन के बाहर आ रहा है तो उसकी मार्केटिंग, उसका सेल, उसका बाहर एक्सपोर्ट, उसकी ये चीज़ें वो मेल संभाल रहे हैं। मतलब मेल फीमेल दोनों है। अगर एक इंडोर संभाल रहा है तो एक आउटडोर संभाल रहा है। वो उनका अपना म्यूचुअल है, क्या देख कौन रहे क्या हैं, कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमारे यहाँ फीमेल को अजीब करके रख दिया, उनको मतलब घर के अंदर रख दिया। हमने कहाँ फीमेल को जिम्मेदारी दी हॉस्पिटल में? आज देखिए फीमेल डॉक्टर, फीमेल नर्स पे पूरा मेडिकल इंडस्ट्री टिका हुआ है। उनको मौका दिए, उन्होंने करके दिखाया। एविएशन दिए हम लोग ने फीमेल को। आज
पायलट हो गए, एयर होस्टेस हो गए, फीमेल हमने दिया, उन्हें करके दिखाई वहाँ पे, हमने उन्हें जिम्मेदारी ही नहीं देते। इंडिया में क्या है ना कि पैसे कमाने की जिम्मेदारी थोप दिया पुरुष के ऊपर। इससे बहुत अजीब गया कि बच्चा बाहर जाके कमा रहा है, बस इससे मतलब है कैसे कमा रहा है, मर रहा है, जी रहा है, सेफ्टी है कि नहीं है, रहने लायक है कि नहीं। मुंबई में देखिए, घर वालों को पता नहीं होगा कि यहाँ पे कोई कैसे कमा रहा होगा। आप बीच पे जाके देखिए, कोई छोटी मोटी दुकानें लगा के बेच रहा है, रात भर बेचारा कुछ कस्टमर आ जाए यहाँ पे। घर वालों को क्या चिंता है, पुरुष है, बेटा है, कमा के लाएगा यहाँ पर। और घर की इज्जत की जिम्मेदारी औरतों को दे दिया। भाई इस दोनों की कॉमन जिम्मेदारी थी। यही वजह है कि इंडिया में आप देखिएगा कि अगर किसी को बद्दुआ देनी है, सरापनी है, तो वो घर की फाइनेंशियल स्थिति को संभालने वाले पुरुष को बद्दुआ देगा। तुम्हारे पिताजी को नौकरी छूट जाए, भाई ये हो जाए। और अगर उसको इज्जत डाउन करनी यानी गाली देना है तो किसी पुरुष को गाली नहीं देगा, और महिला को देगा। हम लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और शर्म आनी चाहिए, दो पुरुषों की लड़ाई में भी गालियां एक औरत ही सुन रही है। वो कहाँ से सशक्तिकरण हो, जिस लड़ाई में वो है भी नहीं उसमें भी उसको गाली दे रहा है सब। तो चाइना में ये सब नहीं है, वहाँ पे फीमेल पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छा है। वहाँ के स्टूडेंट्स में कुछ अलग है, वहाँ पे स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन वहाँ कोचिंग नहीं है, वहाँ कोचिंग वगैरह नहीं। रियली? वहाँ गवर्नमेंट स्कूल, स्कूलिंग सिस्टम एक, वन नेशन वन एजुकेशन। हमारे यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन बोला जा रहा है। कभी एजुकेशन पे भी बात कर लो यार। अच्छा, हम लोग की क्या जरूरत है? हम लोग खुद अपने आप से पूछते हैं कभी कभी कि हम लोग की जरूरत क्या है कोचिंग वालों की? क्योंकि स्कूल ने अच्छा नहीं पढ़ाया है। अदरवाइज में तभी तो आया है मेरे पास। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे स्कूल में उसने पढ़ाई कंप्लीट कर दी, कॉलेज कंप्लीट कर दिया, तब हमारे पास आया। ऐसा भी तो हो सकता था कि हमने पढ़ा दिया फिर वो स्कूल में जाए। हम लोग पढ़ा देंगे ना तो स्कूल के वालों को कहे निकलिए, अब आप लोग निकलिए, बहुत पीछे हैं लोग। तो स्कूलिंग सिस्टम अगर अच्छी होती, हम लोग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चाइना में एजुकेशन सिस्टम एक जैसा है, इंडिया में भी अमीर हो या गरीब पढ़ाई एक जैसी होनी चाहिए, मेडिकल एक जैसा होना चाहिए। बट यही दुर्भाग्य है, इंडिया में अमीर की पढ़ाई अलग है, गरीब की पढ़ाई अलग है। और उसके बाद दोनों पढ़ के समाज में आएंगे तो अमीर लोग कहेंगे कि ये ऐसे किया वैसे किया। क्या बात की है, एक का पैर तोड़ दिए और एक को खिला पिला के अच्छा किए, उसके बाद दोनों को सेम रेस में दौड़ा रहे हैं। अमीर का हॉस्पिटल अलग है, गरीब का हॉस्पिटल अलग है। अमीर अभी आएगा, उसको MRI जांच ये सब हो जाएगी। गरीब के लिए 2 महीना का लाइन लगाना पड़ेगा। अगर पहुंच है, पैसा है, लिंक है, सुबह चाहिएगा, शाम में एम्स में नंबर आ जाएगा। कुछ पैरवी नहीं है तो अगर आपको किसी पेशेंट को फर्स्ट स्टेज में कैंसर पकड़ा गया, अगर कोई पहुंच पैरवी नहीं है ना, तो उसका नंबर आते आते वो 4th स्टेज में चला जाएगा। तो डॉक्टर कहेगा आप सेवा कीजिए। तो हमने कहाँ भारत को कितने पार्टीशन में बांट रखा है, गरीबी के आधार पर, जातियों के आधार पर, स्टेट के आधार पर। समझ में नहीं आता इसको, मतलब कहाँ से इसको सुधारा जाए। तो जैसे 2021 में चाइना के प्रेसिडेंट ने, मैं देख रहा था, शायद प्राइवेट ट्यूटरिंग बैन कर दी थी। इंडिया में भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर वहाँ पे एक मजबूरी है कि वो ये सिस्टम वहाँ पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोग डेमोक्रेसी में हैं, वो लोग डेमोक्रेसी नहीं है, वो साम्यवादी है, कम्युनिस्ट हैं। वहाँ पे कम्युनिस्ट में क्या होता है ना कि सब चीज़ें, वहाँ देश का कंसेप्ट नहीं होता है, वहाँ पार्टी का कंसेप्ट होता है। तो अगर वहाँ हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दे देंगे ना, तो उनका वो वाला सिस्टम खराब हो जाएगा। इस वजह से वो इस सब चीज़ों को रोकता है। और इंडिया में नैरेटिव सेट किया जाता है कि ऐसा चाइना में है, बोलने की आज़ादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। जो चाइना एक बार घूम के आए, वहाँ पता करके आए, उनका अपना सोशल मीडिया है। लेकिन इस पे कंट्रोल भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि एकदम ख़त्म कर देना या एकदम इंडिया मतलब छूट दे देना, इसका बहुत मिसयूज़ भी है। बांग्लादेश में तख्ता पलट करके शेख हसीना को छोड़ना पड़ा, केवल सोशल मीडिया की वजह से गया था। उसका श्रीलंका क्यों बर्बाद हुआ? फेसबुक की वजह से। मतलब फेसबुक, श्रीलंका जो क्राइसिस रही थी उसमें सबसे बड़ा कारण फेसबुक है। कैसे? दोनों, पहले बांग्लादेश बताओ फिर श्रीलंका बताओ। पहले श्रीलंका था, फिर उसमें क्या हुआ ना कि किसी भी चीज को अगर आप नेरेटिव सेट करना चाह रहे हैं तो धीरे धीरे नेरेटिव वो सेट करते जाएगा। एक माइंड, एक कंट्रोल करने वाला चीज है। जैसे एक सिंपल सी बात बताते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर ये हमारा है नहीं। अब हमारा नहीं है तो अभी एक छोटा सा जो ज्वलंत एग्जाम्पल देखिए आप, गाजा और फिलिस्तीन में, और हमारे यहाँ कश्मीर में इशू देखिए। कश्मीर में इतनी ज़्यादा इंसर्जेंसी है, वहाँ पे एक टेररिस्ट मारा जाएगा ना, पूरे ग्लोबल मीडिया में दिखाया जाएगा। और गाजा में 60,000 लोग मरे हैं, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। आपको वीडियो ढूंढने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। न्यूज़ देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। केवल टूटा हुआ घर देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? दे कंट्रोल देम।
और हम लोग अगर कश्मीर में कर देते हैं तो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो जाता है। ये ह्यूमन राइट की पार्ट सिखाते हैं सभी सब हमको, ये सफ़ेद मुर्गा सब यूरोप में बैठ के जलियांवाला बाग में गोली चला के मारे थे सब। ये चुट्टा हम लोग को ह्यूमन राइट सिखाते हैं सब। जिस समय ये लोग जानवरों की तरह जिंदगी जी रहे थे ना, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम चल रहा था। जिस समय दुनिया में केवल लूट खसोट मची थी ना, पारसी लोगों को खुद ईरान से भगा दिया गया था ना, तो हमारे यहाँ गुजरात और महाराष्ट्र में उन्हें रहने के लिए शरण दिया गया था। तो हम लोग को ये ज्ञान दे रहे हैं सब। तो सोशल मीडिया को हम लोग अनकंट्रोल करें। वी आर नॉट डिजिटल इंडिया, वी आर डिजिटल यूजर। हमारे पास डिजिटल इंडिया हम लोग बोलते हैं उसको, क्या है हमारा? यूट्यूब हमारा है, फेसबुक हमारा। आज अगर यूट्यूब गूगल कह देता है कि आपको अपने जीमेल बना रहे हैं, हर जीमेल का 1 साल का चलाने का हमको 10 रुपये चाहिए, हमें देना पड़ेगा, सब बंद हो जाएगा, एंड्रॉयड उसका हो जाएगा। तो चाइना ने कहा कि वी आर नॉट डिजिटल चाइना, वी आर नॉट डिजिटल यूजर। उसने अपना बना लिया। तो इसको अलग नैरेटिव दिखा रहे हैं कि हमें से कोई सवाल ना पूछे। देखो चाइना का अपना ट्विटर, बट ठीक किया उसने, किया अपना, उसका अपना है ना, उसने चलाने पे बैन नहीं लगाया है, अपना चलाओ। क्या उसकी भाई यूट्यूब नहीं है? उसका अपना है, बाइडू है उसका, वीचैट है उसका, सब कुछ है उसका अपना। हम लोग का एक चीज डिजिटल में बहुत अच्छा हुआ, पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, वो बहुत बेहतरीन है। पूरी दुनिया में वैसा नहीं है, बाकी जगहों पे हम लोग का उतना अच्छा नहीं है। तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में कम्युनल राइट्स को बहुत बढ़ावा दिया गया फेसबुक ने, बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को बढ़ा के दिखाया, जिस वजह से अनस्टेबिलिटी आने लगी थी वहाँ पे, और एंटी गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिश भावनाएं बहुत भड़कने लगी थी, श्रीलंका को तबाह करने लगा। और इसी बीच में जब इकोनॉमिकल क्राइसिस आती है और पहले से एंटी एस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट है, तो फिर पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। बांग्लादेश में भी यही हुआ था। अचानक से लोग सड़कों पे 50,000 लोग कैसे आ गए? वो टेलीग्राम पे चल रहा था पहले से, और टेलीग्राम पे कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। आज देखिए, किसी के टेलीग्राम पे किसी के प्राइवेट वीडियोस को भेज के उसे ब्लैकमेल कर सकता है कोई भी। एआई आ गया है, अब तो किसी का कुछ भी बना, सर हटाइए, लगा दीजिए कुछ। हमारे आपकी बात हो रही है, यहाँ किसी फेमस सेलिब्रिटी का या किसी पॉलिटिशियन का चेहरा हटा के डब कर दीजिए। अच्छा, एक बात, हम चाइना इंडिया की बात कर रहे थे, चाइना से हमें दुश्मनी करनी चाहिए कि दोस्ती? दुश्मनी तो हो ही नहीं पा रहा है। कौन दुश्मनी कर रहा है जरा बताइए तो? चाइना हमारे एरिया में घुस जा रहा है। हमारे यहाँ के मिनिस्टर बोलते हैं कि मार्किंग अच्छे से नहीं है ना, इसलिए घुस गया है। क्या बेवकूफी है? हाँ, दुश्मनी कहाँ कर पा रहे हैं हम लोग? तो बस फेस वॉश कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्साई चीन हमारा है, हम लोग पीओके के मामले में हम लोग शेर हो जाते हैं। सीओके जो चाइना को ऑक्युपाई किया, कभी उस पर ठीक से चर्चा नहीं हो पाती है। सेला टनल का उद्घाटन करने जाते हैं, चाइना विरोध कर देता है। क्या मतलब बनता है? ताइवान को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं एज ए कंट्री। किसके डर से? चाइना के डर से। क्यों डरते हैं? ये हम थोड़े डर रहे हैं। जो बैठे हैं लोग डर रहे हैं। लोग हम तो कह रहे हैं काहे डर रहे हो भाई? बट आपको क्या लगता है क्यों डर? कुछ तो रीजन होगा तभी। अब डिप्लोमेटिक है, वहां पे शुरू से चला आया है। ऐसा नहीं कि मोदी जी डर रहे हैं, मनमोहन सिंह भी वही कर रहे थे। तो कई बार हम लोग ये कहते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये कर रहे थे, वो भी वही कर रहे थे। तिब्बत चाइना ने कब्जा कर लिया था। पंचशील समझौता लेके जवाहरलाल नेहरू घूम रहे थे, चाइना ने पीठ पे खंजर मार दिया। अब तिब्बत के मामले में हम लोग खुल के नहीं बोल पाते हैं। दलाई लामा को लेके चाइना हमेशा कुछ ना कुछ वो करते रहता है। तो हम लोग कहाँ चाइना से लड़ ही रहे हैं, कहाँ चाइना से दुश्मनी ही कर रहे हैं। बट कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते? उतना होना चाहिए ना। हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर। तो हम लोग ना फेंकने में नीरज चोपड़ा से आगे हैं। फेंकने में अगर ओलंपिक में बांसबाजी में होता ना, तो गोल्ड मेडल हम ही लोग का रहता है। वो कोई छीन ही नहीं सकता था। आदमी टेंशन फ्री होता, चल भाई ओलंपिक में एक तो अपना फिक्स है, हमसे ज्यादा कौन फेंकेगा। अजीब हाल है। इकोनॉमी की हालत दुर्दशा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अब कहाँ चला गया किसी को मतलब ही नहीं होती है। जीएसटी का कोई और छोर नहीं है, किस चीज़ पे लगा दिया जाएगा जीएसटी का। अब देखिए, मेडिकल इंडस्ट्रीज की बात कीजिए। हमारे यहाँ पता नहीं क्या कर रहा है सब इंजीनियर सब, इतना पढ़ लिख के कहाँ खप जाता है, सब पता ही नहीं चलता है। MRI मशीन, CT स्कैन मशीन जर्मनी से आ रही है, नहीं बनती इंडिया में, और आज़ादी के इतने साल बाद। तो चलिए, हर चीज़ में हम आगे नहीं हो सकते हैं। बेशर्मी कहाँ होती है? अगर कोई हॉस्पिटल वाला उस MRI या CT स्कैन मशीन को मंगा रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट चढ़ जाती है, मंगाया क्या रे,
इंपोर्ट ड्यूटी दे। क्या बेशर्मी है। कोई एमआरआई किस लिए मंगाएगा? बड़ी बीमारी के लिए। सिटी स्कैन, एमआरआई खांसी या बुखार के लिए नहीं होता है। कोई जा रहा है वहां पे तो मतलब इट मीन्स उसको सस्पिशियन है बड़ी बीमारी का है। उस पर क्या जरूरत है भैया आपको इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की? वो तो आपको अपनी बेशर्मी छुपा रहे हैं। आप इंडिया में बनाओ ना। स्टार्टअप इंडिया मतलब कौन सी गिलास और चम्मच छुरी कांचा बनाएंगे? स्टार्टअप इंडिया इसका मतलब होता है। ये कहाँ बनेगा? उस पर इंपोर्ट ड्यूटी कहीं से बनता है मतलब? तो बेशर्मी हो गई ये तो। बट इसलिए करते हैं ना इंपोर्ट ड्यूटी की। अगर इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे तो लोग कम बुलवाएंगे, उसकी वजह से कोई यहाँ का इंसान सस्ती चीज बनाने की अच्छा कम आएगा एमआरआई मशीन, तो कम आने की वजह से चीजें कम होंगी, नुकसान ज्यादा है हमको। बट प्रॉब्लम्स तो, बीमारियां तो बढ़ रही हैं। तो जो एमआरआई किसी को 1000 रुपये में होना चाहिए, आज 5000 7000 लगता है, जिस वजह से एक बड़ा हिस्सा जिसकी मंथली इनकम 8000 10000 है वो एमआरआई कराएगा ही नहीं कराएगा। अब उसके ब्रेन में अगर कोई ट्यूमर था, स्टेज 1 में था, तो उसको दर्द तो होगा नहीं यहाँ पे। अब एमआरआई महंगा नहीं कराएगा, जब कराने जाएगा तो स्टेज 4 आ चुका रहेगा यहाँ पे। सरकार को सारा कमाई करना है इसी की वजह से। और अगर यही बात होना चाहिए था तो अब तक तो बन जाना चाहिए था। 70 साल वेट कर दिए, 75 साल वेट कर दिए, अब क्या पूरा 7 जन्म दे दें इनको? बट ये तो इनोवेशन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ना, ये तो हम लोग की भी जिम्मेदारी। तो उस हिसाब से एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उस हिसाब से एजुकेशन चीजें बढ़नी होना चाहिए, उस बात सही बड़े है। होना चाहिए। यहाँ पे सरकार इंसेंटिव दे, क्यों नहीं बनेगा? लेकिन बस वही है कि आपको हम कितना भी सैलरी देंगे, लेकिन आपके डिपार्टमेंट में एगो सरकारी अधिकारी बैठा रहेगा, उससे नीचे देंगे हम आपको। क्यों नहीं प्राइवेट को दे दे बनाने के लिए? आज आप बोलिए अडानी को, अंबानी को 2 साल में खड़ा कर देंगे। सही हमारा एक जाता क्या है, वहाँ के इंजीनियर को पूछे कितना सैलरी है तुम्हारा? 25 लाख, आ जाओ 30 लाख, खत्म। इसमें कौन सा दिमाग लगाना? इतना आसान थोड़ी होगा, कुछ तो और नुआंसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि हर चीज इतनी आसान होती है, बट नामुमकिन नहीं है, और इतना भी मुश्किल नहीं है कि जो 70-75 साल लगा दिए। अमेरिका के सामने हम क्या लैक करते हैं? अमेरिका के पास क्या है, बिजनेस, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, एंटरप्रेन्योर का पूरा माहौल है वहाँ पर, और गवर्नमेंट भी उसी हिसाब से सपोर्टिव है। तो इस वजह से हमारे यहाँ क्या है ना कि चूँकि इलेक्शंस है, तो इलेक्शंस में क्या है कि एक मेजॉरिटी पब्लिक को ध्यान दिया जाता है, और जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो बड़े कारपोरेट हैं, उनको कोई ध्यान नहीं देता है, और ना ही वो लोग कभी इशू बने रहते हैं कभी किसी इलेक्शन का। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सरकारी नौकरी खत्म करेंगे, लोगों ने इसको सपोर्ट में वोट दे के जिताया। हमारे यहाँ कोई बोल दे गवर्नमेंट नौकरी खत्म करेंगे, क्योंकि आपने प्राइवेट में पहले वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी। तो आप कोई एक पैर पे बैसाखी लेके चल रहा है, तो उसका पहले पैर ठीक कर दीजिए, उसके बाद कहिए हम तुम्हारी बैसाखी छीन लेंगे। आप उसका पैर भी ठीक नहीं किए, कहेंगे तेरा बैसाखी छीन लेंगे, तो मारेगा ही ना वो। अभी आपने वो पढ़ा, टैरिफ लगा दिया है। हाँ, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया उसने। 26% हम लोग लगाया। चाइना में भी तो और बेहतर लगाया उसने। हाँ, हमने 52 लगाया, उसने सब जो जितना लगाया ना उसका हाफ करके लगाया। रेसिप्रोकल उसने बोला ही है। तो ये अच्छा है गंदा है? ये अब ये उसके देश के हिसाब से है। हर देश को अपना हिसाब से राइट है करने का। तो जब टैरिफ बढ़ाते घटाते हैं, तो कभी इंपोर्ट पे फायदा होता है, तो एक्सपोर्ट पे तो डिपेंड करता है कि हम कितनी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और इंडिया का है तो इंडिया में भी भाई हर देश के साथ अलग अलग टैरिफ है। इंडिया को तो चाइना पे और लगाना चाहिए। हम लोग का ट्रेड बैलेंस बहुत खराब है चाइना के से, बहुत ही डूब रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो वही तो कहते हैं कि दुश्मनी कर कहाँ रहे हैं हम लोग चाइना से, नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है। क्योंकि अगर आज कौन सा घर है जहाँ चाइनीज सामान नहीं है? और बहुत बिजनेसेस है इंडिया में जो चाइना की वजह से चल रहे हैं और यहाँ पैसे कमा रहे हैं। बिल्कुल। तो चाइना से जो चीज़ें चाइना में मिलती है ना, एग्जैक्ट वही चीज़ें वियतनाम में भी मिलती है, एग्जैक्ट सेम प्राइस पे, सब कुछ सेम पे। हमको ये नहीं समझ में आता है कि इंडिया वियतनाम से प्रीफर करे। एटलीस्ट वियतनाम चाइना का दुश्मन है, उसी को मजबूत कर दे। नहीं यार, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है वियतनाम में इस लेवल की, जो कुछ भी मटेरियल बुलवाना हो तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे चाइना को अगर हम लोग रिप्लेसमेंट के तौर पे देखा जाए तो कुछ साउथ एशिया की कंट्रीज हैं, बट क्या है ना कि हमने ऑप्शन ही नहीं दिया किसी को। जब आप ऑप्शन नहीं देंगे तो अपडेट नहीं होगा, मार्केट नहीं होगी। किसी होटल में कस्टमर ही कम आएंगे तो कितनी वेराइटीज रखेगा? तो कस्टमर पहले, अब वो तो चिकन और एग वाली मुर्गी पहले आया कि अंडा पहले आया, तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को उधर जाना चाहिए उस एरिया में। बट चाइना का कुछ जरूरत से ज़्यादा डिपेंडेंसी है। बट चाइना का और अमेरिका का अभी क्या 36 का आंकड़ा चल रहा है, देखा?
हाँ, दोनों अपने अपने, वो एक सुपर पावर बना हुआ है, इसका कहना है हम बनेंगे, तो टसल पावर टसल है भयंकर। और अभी अमेरिका ने जितना टैरिफ लगाया चाइना ने उतना ही वापस लगा दिया, वो देखा? वो चाइना का ये चीज बहुत अच्छा लगता है वहां पे, आप उसको कुछ भी कीजिएगा वो दबाव देगा। वो देश, उसके यहाँ पॉलिटिक्स नहीं है, उसके यहाँ देश है, वो तुरंत लगा देगा। हम लोग नहीं लगा सकते, मजबूरी भी है, हम लोग किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। किसके दम पे कूदिएगा? ना इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ना इकोनॉमी है उस हिसाब से, क्योंकि अमेरिका को, केवल अमेरिका पावरफुल नहीं ना, हर जगह पावर रखता है। वर्ल्ड बैंक से फंडिंग रोक देगा, हमारे लोन रोक देगा, IMF हो गए या वर्ल्ड बैंक हो गए, यूरोपीय यूनियन से दबाव बनवा देगा, कुछ नासा और इसरो के बीच का कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको रुकवा देगा, डिले करा देगा, हर जगह UN में 4-5 मुद्दा फंसा देगा। कुछ नहीं करेगा तो अमेरिका को उठा के पाकिस्तान को एक लेटेस्ट हथियार देगा, ले तुम F-18 ले। तो हम लोग को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है। और चाइना और जितने बड़े देश हैं ना, उनकी एक खासियत होती है, हर देश का एक दुश्मन को वो पाल के रखते हैं। चाइना जो है, अमेरिका ज़्यादा कूदेंगे ना, चाइना उठाएगा नॉर्थ कोरिया, वो पगला को कुछ हथियार और पैसा दे देगा, उधर 4-5 मिसाइल मार देगा, उधर तुम उलझे रहो। उसको कुछ नहीं जाता है, गिरेगा तो कहे हो जापान पे गिर गया, कोई बात नहीं, जो करना है कर लेना। उसको क्या जाता है? उसको अपने क्लोज इकोनॉमी, उसके यहाँ कोरोना के मरीज मिले थे सब, सुबह में 8, शाम में सबको मार दिया। उसका क्या जा रहा है? डिक्टेटरशिप देखना है तो वहां देखिए, उसने, अमेरिका ने कहा कि क्या करे इस इंसान का, इस तो पागल किया है। तो उसने क्या किया कि कहा कि नॉर्थ कोरिया में ना डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ इलेक्शन होना चाहिए। किंग जोंग कहा, कौन बोला ये? बाइडेन बोला है। उसने कहा कि अगले महीने इलेक्शन कराओ। 100% वोट पड़ा उसको, किंग जोंग को 100%। जो वोट नहीं देता ना, एब्सेंट भी होता, उसको मार देता ये। 100% वोट पड़ा। अब अमेरिका कह रहा है कि ये इलेक्शन अच्छा नहीं हुआ है। कह रहा तू अपने यहाँ का इलेक्शन देख, तुम्हारे यहाँ के इलेक्शन कमीशन से कराएंगे अपना इलेक्शन। तो हर बड़े देश यही करते हैं। अब जैसे सऊदी अरब है, ज्यादा कूदेंगे, ईरान ज्यादा कूदेंगे, इजराइल को कह गया 2-4 पुरान बम है, एक्सपायरी डेट पास है, मार दे, क्या करेंगे लोग? कुछ नहीं। तो अरब को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के पास इजराइल है, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए पाकिस्तान है, चाइना को कंट्रोल करने के लिए इंडिया है, रसिया को खुद डायरेक्ट कंट्रोल करता है। तो हम लोग ज्यादा नहीं ना उड़ सकते हैं, डिपेंडेंट नहीं है। चाइना क्या कर लीजिएगा? अब चाइना को कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा? उसको खूब से खूब करेगा, इंडिया को क्या देगा? ज्यादा हथियार देने लगेगा। चाइना का तो देना उसको, इंडिया किसी का नहीं सुनता है। फिर उसको ये भी देखना है ना कि चाइना के बाद हमें इंडिया को ही कंट्रोल करना है, क्योंकि थर्ड तो हम ही लोग हैं। तो अगर चाइना और अमेरिका कभी लड़ेंगे ही ना, बड़े लोग नहीं लड़ते। ताइवान को लेके उनके बीच में गर्मा-गर्मी हो गई थी ना, वो तो होते रहता है। धीरे धीरे उसको ऐसा कैप्चर करेगा, बढ़िया से माहौल देखता है। जैसे 1962 में जब हमारे यहाँ वार हुआ था, रसिया हमें बचाने नहीं आया था, बचा भी नहीं पाता, क्योंकि चाइना वो उस माहौल को तलाश रहा था कि 1960 में हम लोग का पंचशील समझौता खत्म हो गया था। वो सोच रहा था कि ऐसा टाइम आए ना जहाँ वर्ल्ड उलझी हुई हो। उसी समय क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका और रसिया में परमाणु युद्ध आज हो जाएगा कि शाम में होगा कि सुबह होगा, कुछ नहीं पता। मार दिया 62 में, आ जाओ यहाँ पे। अमेरिका करा, हमको क्या पता भाई, रसिया करा हमको। तो ऐसा कहीं ना कहीं जब टाइम आएगा तो चाइना और अमेरिका और रसिया एकदम आमने सामने होंगे। उसी समय ताइवान को लेके चला जाएगा और रसिया भी कहेगा लेके जा, इधर लेके जा, क्योंकि कुछ ना कुछ डाइवर्जन अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए पक्का करेगा वहाँ। अब इसीलिए चाइना को देखिएगा, हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते रहता है ताइवान में। वो पाथ तलाश रहा है कि कहाँ से एंट्री करेंगे, क्या करेंगे। वो ड्रिल कर रहा है, ड्रिल। किसी दिन ड्रिल के नाम पे अनाउंस करेगा, दिस इज नॉट ड्रिल, नाउ दिस इज वो ले लेगा ताइवान, दब लेगा। लेकिन जिस समय रसिया अमेरिका बिजी रहेंगे वो ताइवान की ओर जाएगा। बट अगर हम मैप में देखेंगे तो ताइवान एकदम फार ईस्ट है, तो इसे अपनी हैवी मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी को ताइवान की ओर ढकेलना पड़ेगा। एग्जैक्ट वही टाइम होगा हम लोग कश्मीर के लिए अक्साई चीन पे चढ़ जाए। बट हम थोड़ी करेंगे, अब ये तो मोदी जी बताएंगे। पर हम नहीं करेंगे ना, क्योंकि यही खराबी लगती है। आपके पास है, वहां पे हमारी सेना लड़ सकती है, पर इंडिया आगे बढ़ के कभी भी ना लेता है, ना अटैक करता है, कुछ नहीं करता। हमारी फिलॉसफी नहीं है। 70 साल से देख लो आप, कुछ भी नहीं। हमारी ये फिलॉसफी मानते ही नहीं हमें। फिलॉसफी चेंज करने की जरूरत है। पब्लिक जब प्रेशर लगाएगी तो पब्लिक को ये सब चीज़ों से मतलब ही नहीं रहता है। वो सब लोग को अपनी, हमारा जात ठीक है, हमारा धर्म ठीक है, हमारी राजनीतिक पार्टी ठीक है, माइंडसेट बहुत ख़राब होता है। नेशनल इंटरेस्ट देखना चाहिए।
तो यही मौका है, नहीं तो चुपचाप देखेंगे ताइवान ले लिया कि ताइवान ले लेगा उसके बाद चाइना फिर नहीं रुकेगा। ताइवान लेने के बाद तो खत्म, बेलगाम घोड़ा। क्योंकि वो सेमीकंडक्टर सिलिकॉन शील्ड उसको रोक के रखा है। और दूसरा उसके बाद क्या है ना कि इसका इंटरनल इशू खत्म हो जाएगा चाइना का। ताइवान लेने के बाद इंटरनल खत्म हो जाएगा, फिर वो केवल और केवल फोकस्ड हो जाएगा एक्सटर्नल पे। और कुछ भी कर ले चाइना, अमेरिका ताइवान को बचाने के लिए एटॉमिक वार नहीं ना करेगा। और चाइना का तो कोई लिमिट नहीं है, उसको तो हर हाल में वो चाहिए ही चाहिए, वहां पे ले ही जाएगा वहां पे। तो ये फ्यूचर आपको लगता है कि होना ही? हाँ, बस हम लोग बस ये देखना यूरोप कितना अनस्टेबल रहता है। इस बीच में ये फिलिस्तीन और गाजा वाला ना उठ गया, वरना यूक्रेन और रशिया ज्यादा उलझे रहता तो निपटा देता इधर ही। यूक्रेन और रशिया जो चल रहा है उसमें आपको लगता है कि इंडिया ने चुप रह के रशिया का साथ दिया? तो हम खुल के कहते हैं रशिया के दिया था, यूक्रेन का साथ देंगे हम? क्या किया हमारे लिए? बिना मतलब का आएंगे साथ, कोई नहीं, सूरजमुखी का फूल भेज दिए, 2-4 को रिफाइन तेल भेज दिए तो हम आपका साथ दे देंगे। रखे रहो अपन रिफाइन तेल, हम ब्राजील से मंगा लेंगे। यहाँ खुल के बोलते हैं रशिया का साथ दिए हैं, रशिया ने भी हमारा साथ दिया है, चाहे यूएन में वीटो का मामला हो। इसमें खुल छुपा के कौन सा बात करना? अब हम लोग कोई डिप्लोमेटिक पोस्ट पे थोड़े बैठे हैं कि लोग हमसे पूछेगा हाँ साथ दिए हैं। अमेरिका खुल के कहता है ना कि वो इजराइल का साथ दिया है, अमेरिका खुल के कहता है कि वो यूक्रेन का साथ दिया है। हम क्यों मोए मोए करें? हम भी दिए हैं, बट बोलते नहीं ना हम खुल के। हाँ, नहीं बोलते हैं, हमारी कुछ मजबूरी, क्योंकि यूरोपीय यूनियन है सब और उधर अमेरिका है, पूरा वर्ल्ड एक साइड से हो गए हैं सब यहाँ, और हम लोग थोड़ा सा इसमें। आपको लगता है यूक्रेन और रशिया में कौन सही है? रशिया। क्यों? आप मेरे दुश्मन को मेरे सिधाने ले आके बैठाइएगा, हम क्या करेंगे? विरोध करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियस बात है। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि नाटो की कोई भी कंट्री रहेगी वहां नाटो की आर्मी की पूरी डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी रहेगी। अब बैठा के वहां ले आएंगे रशिया को, भाई तुम्हें डेवलप करना है करो। यूरोपीय यूनियन में गया, कहाँ इसने अटैक किया है? बिना मतलब का उसको कहाँ से जाएगा? और नाटो का मतलब क्या बनता है आज के डेट में, जब वर्ल्ड यूएनओ हाई है, यूएनओ कहता है कि हम थर्ड वर्ल्ड वार होने नहीं देंगे। ये 32 कंट्री मिलके कहते हैं अगर हमारे पे किसी ने मारा हम सबको मिलके मारेंगे। क्या मतलब बनता है? नाटो का तो होना ही नहीं चाहिए दुनिया में। फिर 32 कंट्री अब हेल्प क्यों नहीं कर रही है जब ये हो रहा है? तो मारे हुआ पुतिन बैठा हुआ है, उसको क्या जाता है? वो तो नॉर्थ कोरिया से बुलाया है सैनिक को जानबूझ के यूक्रेन में घुसाने के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास एक बहाना मिल जाएगा कि किसी दिन अगर इसके 2-4 सैनिक मारे गए तो कह देगा हमारे सैनिक मारे गए, यानी हमारे देश पे आया हुआ है, हमारे पास परमाणु बम खाली है। वो जानबूझ के लाया ना कि उसके पास एक और फ्रंट खुला रहे। और जब से ट्रम्प आए हैं तब से तो यूक्रेन और कमजोर हो गया। क्यों? वो तो जो वीडियो आया उसमें भी उसने क्लियर ही कर दिया दुनिया में, जबकि अमेरिका तो साथ दे रहा था यूक्रेन का। बिल्कुल, वो तो सब यूरोप वाला सब साथ ही दे रहे थे सब। तो अब क्या? अब समेट लेगा डोनबास को और ये वाला रीजन को। उसने पहले फ्री इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कराएगा, उसके बाद से फिर करा देगा कि भाई मेरी इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है, हम यूक्रेन से टूट तो गए लेकिन फिर हम रसिया में मर्जर चाहते हैं। रसिया में मर्जर हो जाएगा, जैसे क्रीमिया हुआ वैसे डोनबास हो गया, डोनेस्क हो जाएगा, मर्जर हो जाएगा। और उस एरिया में रसिया ने जितने भी फाइनेंशियल लॉसेज हुए, जितना उसका पैसा खर्च हुआ है, उस एरिया में इतने मिनरल्स हैं, उससे उसकी रिकवरी हो जाएगी। मतलब फ्यूचर तो अब यही है, यूक्रेन गया। दूसरा एक और रीजन समझिए, पुतिन इतने दिन से राष्ट्रपति है, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, और उस समय राष्ट्रपति तब इंडिया की तरह रशिया का होता था कि राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं रहेगा, सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहेगा। तो पुतिन 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर थे। बट रशिया का एक रूल है कि 10 साल से ज्यादा आप 2 टर्म से ज्यादा पूरा नहीं कर सकते। तो उसका जब 10 साल कंप्लीट होने वाला ना, तो उसने अपने संविधान में संशोधन कर दिया कि प्राइम मिनिस्टर के पास अब कोई पावर नहीं रहेगा, अब सारा पावर राष्ट्रपति के पास रहेगा, और खुद राष्ट्रपति बन गया। वीडियो गेम खेल रहा है। अब 10 साल उसका पूरा हो गया 2022 में। अब क्या करें भाई, यहाँ तो 2 टर्म से। तो स्पेशल अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन 2036 तक इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। इंडिया में भी ऐसा हुआ था, 2002 में हुआ था कि लोकसभा की सीटें 2026 तक नहीं बढ़ाई जाएंगी। तो उसने कहा कि 2036 तक मतलब अभी एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब इंटरनल बगावत होने लगा। तो जब इंटरनल बगावत होती है ना, तो इसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका होता है ना, कोई वार कर दो। ऐसे ही माओ के टाइम पे हुआ था 1960 में चाइना में मार दी, इंडिया में लड़ गए यहाँ पे। ऑब्वियस बात है, अभी आज चाहे महंगाई जितनी भी हो, चाहे जो भी हो, हमें अपने प्रधानमंत्री से या एट ए टाइम के प्रधानमंत्री या पहले के कोई भी प्रधानमंत्री लाख शिकायत होगी, लेकिन जब वार के टाइम पे तो हम सब एक हैं। कारगिल के टाइम पे
कोई ये कह सकता है क्या कि हम अटल बिहारी वाजपेयी के साथ नहीं थे, भले उन्हें वोट न दिया हो? तो पुतिन के लिए युद्ध लंबा खींचना अपने विरोधियों को निपटाने का एक अच्छा रास्ता। निपटा दिया अंदर। वो क्या नाम थे उनको, वैगनार ग्रुप के थे, प्रेगोजिन की क्या नाम था, उनको जहाज से उड़वा दिया, जा रहे थे बेलारूस। तो रसिया का एक अलग है, वो लड़ाई को केवल ये नहीं देखिए वहाँ पे, वो चाहे तो खत्म करके आज ही ले सकता है, लेकिन लंबा कर रहा है, खुश रहा है उसको, उसकी पॉपुलैरिटी, उसका विश्वास, उसकी नेशनलिटी बढ़ रही है कि ये रशियंस के साथ है। रसिया को यही बचा रहा है, वो दुनिया को अपने यहाँ दिखा रहा है रसियन भाषा में बोल के। उसकी न्यूज़ तो चल रही है ना कि आज अगर पुतिन नहीं होता तो पूरी दुनिया रसिया को समेट चुकी होती, ना नाटो कहाँ तक चला गया रहता। दिखाएगा वहाँ पर कि ना क्रेमलिन बचा होता, ना मॉस्को बचता, ना पीटर्सबर्ग बचता, ना व्लादिवोस्टॉक, सब यूरोप वाले कब्जा कर लेते। तो लोगों का रहता यही रहेगा, पुतिन ही रहेगा, 2036 नहीं जी 50 तक रहेगा। वॉर गलत है ना, लोग मरते हैं। वॉर गलत रहता ना, बांसुरी बजाने वाले कृष्ण कन्हैया महाभारत होने नहीं देते। कुछ लोग बात से सुनबे नहीं करते, लात देना ही पड़ता है। आप 32 देशों के ग्रुप जिसमें एटॉमिक पावर 3 के पास है, ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, अमेरिका के पास है, पावर में सबसे ज्यादा, लॉबी सबसे ज्यादा, टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा, हथियार सबसे ज्यादा, यूएन में पहुंच सबसे ज्यादा, इसके बावजूद ही 3200 मिल के एक साथ रहेंगे और कहेंगे कि हमें कोई मारेगा, हम 3200 मिल के मारेंगे। सद्दाम हुसैन को पूरा उड़ा दिया, सब लीबिया को पूरा उड़ा दिया, यमन को पूरा उड़ा दिया, सीरिया को पूरा उड़ा दिया। हमारे पास ये जितने देशों को उड़ाया, कम से कम 2 से 3 लाख इंडियंस वहां काम करते थे। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। बीच मझधार में छोड़ के अफगानिस्तान को चला गया। अफगानिस्तान में हम लोग के करोड़ों इन्वेस्टमेंट है, सब फंस के रह गए। तो क्या मतलब बनता है आज के डेट में नाटो का? हिम्मत नहीं है किसी देश के पास ये कहने की कि नाटो गलत है। वो अलग बात है, बट गलत तो है ना। पर उनका मेन आइडिया तो ये है ना कि कोई भी एक दूसरा पावरफुल देश हम छोटे छोटे देशों को अलग तरीके से खत्म ना करे, इसलिए हम सब साथ में जुड़ के रहेंगे, क्योंकि हम सब बहुत पास में बहुत छोटे छोटे देश हैं। कौन? यूरोप वाले कहते हैं ऐसा? हाँ, तो मेन मतलब तो इसीलिए तो स्टार्ट हुआ था ना नेटो, कि एक छोटा देश सारे नाटो हुआ था किसको कंट्रोल करने के लिए। उस समय रसिया बेलगाम था, यूएसएसआर था। तो यूएसएसआर इधर रसिया था। हाँ, तो ये बहुत बड़ा था, ये था छोटे छोटे जब ये खत्म हो गए, जब आप कहें कि भाई हमको रसिया से डर है इसलिए हम ग्रुप बना रहे हैं, रसिया टूट गया, अब ये रहा, तो फिर इसे भी खत्म करो भैया। तो फिर तो वही बात हुआ, इसके डर से आप बनाए और आप खुद बने गए, तो आपके डर से भी तो कोई और बनाना चाहिए। फिर चाइना बना लिया तो क्या गलत किया? चाइना बना ले, नॉर्थ कोरिया बना ले, इराक बना ले, ईरान बना ले, तालिबान मिल के बना ले सब, कि हम पांचों पे कोई मारेगा तो हम मार देंगे परमाणु बम। उधर चाइना संशोधन कर दे कि हमारा ईरान एलआई है, हमारा नॉर्थ कोरिया एलआई है, तालिबान हमारा एलआई है, गाजा हमारा एलआई है। किसी पे अगर होगा तो हम अपने एटॉमिक पावर का यूज कर सकते हैं, तो हो गया काम खत्म। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर किस चीज से होगा हमें पता नहीं, लेकिन एक कहावत का एक विद्वान ने कहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कब होगा ये पता नहीं, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर हम लोग पत्थर और लाठियों से लड़ेंगे, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर में इतनी तबाही मचाएगा सब कि हम लोग स्टोन होज में चले जाएंगे। लगता है वॉर होगा कि होने नहीं देंगे, नहीं होने देंगे। मतलब अब दुनिया उस लेवल पे कि जहाँ पे वर्ल्ड वॉर 3 वगैरह नहीं होगा। सब हथियार बेचने वाले कंपनी है, सब अंधेरे का डर दिखा के टॉर्च बेचते हैं। थोड़ा बस मुनाफा होना चाहिए बस। करोड़ों की कमाई है। एक जहाज बेच देंगे सब, एक अपाची हेलीकॉप्टर बेच 6000 करोड़ का। यहाँ पता चला 10 जिला मिल के खेती करेगा तो 6000 करोड़ कभी ना कमा पाए। वहाँ एक हेलीकॉप्टर बेचा निकल गया, और उसके बाद उसके पास उसका मेंटेनेंस अलग, पायलट की ट्रेनिंग अलग, फिर हथियार खत्म हो गया तो अलग। ये मेरा ही हथियार लगा सकते हो। छोटे छोटे वॉर कराना फायदेमंद होता है उन लोग के लिए। और वो लोग अभी एक स्पेशल फोर्स के ऑफिसर थे जो टेररिस्ट से लड़ते हैं इंडिया में, वो बता रहे थे हमें कि बहुत सारी बड़ी बड़ी वेपन कंपनीज वो आती है हमारे बॉर्डर एरिया में, जो नक्सलाइट्स है और जो हमारे ये मिलिटेंट्स हैं, इनको एडवांस वेपन फ्री में बांट के जाती है ताकि ये अटैक करें। और फिर वो वेपन से, क्योंकि वो एडवांस वेपन के साथ अटैक करती है, फिर आके वो देशों को जाके बेचती है कि यार देखो उनके पास इतने एडवांस है तो आपको भी एडवांस लेने चाहिए, फिर डबल प्राइस में देशों को बेचती है। जिस कंपनी का हथियार किसी टेररिस्ट के पास मिल गया, उस कंपनी के ऊपर जांच होनी चाहिए और उसे इंटरनेशनली ब्लॉक करना चाहिए। इंटरनेशनल ब्लॉक। जब आतंकवादी इंटरनेशनल हो सकते हैं तो उसके हथियार इंटरनेशनल कैसे नहीं हो गया है? तो ये तो कौन ब्लॉक करेगा? अमेरिका वगैरह, उन्हीं पे सारा हथियार है, वही तो बनाते हैं। तो इनके हिसाब से ना, ये किसको आतंकवादी बोलेंगे, किसी को बने। ये मुंबई को उड़ा के गया अजमल कसाब, इजराइल ने उसे आतंकवादी नहीं बोला। क्या बेशर्मी है। क्यों?
नहीं बोला, कहा कि हम अभी जांच कर रहे हैं, हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। क्या बेशर्मी है। इजराइल इतना पावरफुल क्यों है? सारे देश डरते क्यों? आपने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि इजराइल से सारे देश डरते हैं। वहां के देश डरते हैं जहाँ खर न पतवार या ऋण प्रधान, एक कहावत कहा जाता है। उन सबको आता क्या है, अरब वालों को खजूर ऊंट तेल खत्म खेल खत्म। वहां पे लड़ सकते हैं। वहां पे क्या जा रहा है, जिससे लड़ रहा है। अब देखिए सीरिया में कोई राष्ट्रपति नहीं है, उठ के गोलान हाइट कब्जा कर लिया। तो वहां के हिसाब से टेक्नोलॉजी है, नो डाउट, देश बहुत आगे है, हर चीज में ठीक ठाक है। बट समझिए विदाउट अमेरिका और नाटो के सपोर्ट से वो भी नहीं लड़ा। छोटा सा गाजा है जिसके पास ना अपनी एयरफोर्स है। गाजा का शर्त क्या है कि फिलिस्तीन ना एयरफोर्स रखेगा, ना नेवी रखेगा, ना ही थल सेना रखेगा, ना उसे देश की मान्यता दिया जाएगा। तो उसका कहना है भाई तुम आया है क्या, तुम जानो। उसको कुछ रखने ही नहीं देता है। उससे मारने के लिए, उसको मारने के लिए इसे फ्रांस से सपोर्ट लेना पड़ा, अमेरिका से सपोर्ट लेना पड़ा, इससे तो दुनिया भर से सपोर्ट लेना पड़ा। क्यों? उसके पास हथियार खत्म हो गए ना। तो ऐसा क्यों? वो इतनी सी बेल्ट ने इतना, अगर इसको खत्म ही करना है तो जरा से गाजा ने कैसे परेशान कर दिया इनको? एक बिल्डिंग को मारने के लिए आपके पास कम से कम 10 एक्सप्लोसिव उड़ानी पड़ेगी। एक मोहल्ला को उड़ाने के लिए आपके पास एक तो डिपो उड़ जाएगा। पूरी कंप्लीट हथियार किसी को कंप्लीट डेमोलिश करने के लिए तो बनाया नहीं जाता। हथियार आपको आगे एडवांटेज देने के लिए बनाया गया। अब आप उसको कंप्लीट डिमोलिश करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? अब जेसीबी है थोड़े मोड़े खोदने के लिए, आपको ये पूरी शहर को खोदो, पागल हो जाएगा यार, हमको इसलिए बनाया नहीं है यार। वो तो परमाणु बम बनाया गया था कंप्लीट डिमोलिश करने के लिए। तो इनका ग्रुप बहुत तगड़ा है, इजराइल हो गए या नाटो वाले, इनका ग्रुप बहुत तगड़ा है। ये नाटो वाले आए थे सब वियतनाम में, वियतनाम वाला इतना मार मारा था सबने, इतना मार मारा था सब कि जान बचा के भागे हैं अमेरिका वहां से। 20 साल लड़े थे, कुछ नहीं कर पाए, भगा दिया से वहां पे। क्यों नहीं हो पाया ये? इस वॉर के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, बट वियतनाम में अमेरिका वॉर नहीं जीत पाया। नहीं जीत पाया, कभी नहीं जीत पाएंगे वहां पे। देखिए वी कैन नॉट फाइट विद द ज्योग्राफी। ना वो वियतनाम जीत सकते हैं और ना ही अफगानिस्तान जीत सकते हैं। केवल अमेरिका नहीं, रसिया भी तो हार के गया है। कोई नहीं जीत सकता। इवन ब्रिटेन वाले जब हमें गुलाम बनाए थे, लेकिन अफगानिस्तान को आजाद कर दिए थे सब। हमारी आजादी से पहले म्यांमार को साइड कर दिया सब 1935 के अधिनियम द्वारा 37 में। ज्योग्राफी ऐसी है ना, जैसे अमेरिकन वाले सब जो है ना जमीन पे नहीं लड़ सकते हैं, वो जमीन पे कभी नहीं लड़ पाएंगे। उनके पास टेक्नोलॉजी है, ऊपर से ड्रोन मार देंगे, हेलीकॉप्टर उतार देंगे, टैंक लेके घुस जाएंगे। लेकिन जहां ये काम नहीं आएगा वहां क्या करिएगा? अफगानिस्तान में पहाड़ है, वो चुपचाप लेट जाएगा, ड्रोन को पता ही नहीं चलेगा साइड में है। और ड्रोन उड़ेंगे ना तो पास में आकर ले जा यहाँ से। वियतनाम में जंगल है, कुछ काम नहीं आने वाला है वहाँ। वो अंदर अंदर सुरंग खोद के चल दिए सब। तो जमीन पे वो नहीं लड़ सकता है, यही है। और जमीन पे प्लेन अगर एरिया है तो लड़ लेगा। इराक खाली मिला था, लड़ लिया। अफगानिस्तान 20 साल लड़े थे, वापस गए भी तो इज्जत से नहीं गए। उसने कहा कि 10 दिन का नहीं, हम तुम्हें केवल 5 ही दिन का टाइम देते हैं, सोचिए। सब छोड़ छुड़ा के चले भागो। आज जिस दिन जा रहा था ना उस दिन भी मार दिया सब तालिबान वाले। उस दिन भी हमारा अफगानिस्तान से अच्छा रिलेशन है, बट तालिबान से नहीं। तालिबान से तो रिलेशन ही नहीं है, बट नो डाउट इंडिया और अफगानिस्तान बहुत बहुत अच्छा रिलेशन है। हम लोग के मैच जीतने पे अफगानिस्तान वाले खुश हो जाते हैं। पर तालिबान के साथ अभी क्या हो रहा है रिलेशनशिप? अभी तो कोई रिलेशन ही स्टार्ट नहीं है, बट इंडिया को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। आपने खुला मैदान छोड़ दिया, वहां से चाइना घुस जाएगा। इलेक्शन कराना चाहिए उन्हें। अगर इलेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट जीत जाती है तो एक बहाना रहता है कि भाई आई सपोर्ट द इलेक्टेड गवर्नमेंट। क्योंकि अफगानिस्तान का है ना यहाँ पे, उसको उसका नाम चेंज कर देंगे सब, वो सब अपना। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, उसका दुश्मन अफगानिस्तान है, उसको सपोर्ट करना। हमें अफगानिस्तान खुला नहीं छोड़ना चाहिए। अफगानिस्तान हम लोग तो सब टीचर बनना ही नहीं था हम लोग को। लोग 10th पास किए थे लोग, तो घर की स्थिति समझ गए थे कि इंटर कर लेंगे, उसके कुछ ना कुछ काम सीखना पड़ेगा। जहाँ हम रहते थे उसका किराया था 1500 रुपया, और हमको हमेशा सोचना है इसको 1500 रुपया रेंट देना है, कहाँ से देंगे। और मेस में जहाँ हम खाना खाते थे उसका रेंट था 1400, उसका मेस का चार्ज था 1400, और 2 टाइम खाना आता है टिफिन से। तो ये बड़ा समस्या रहता था, क्या करें हम। तो जिसके मकान में रहते थे ना, उनके 4 बाल बच्चे थे, स्कूल वाले थे, कोई 7 में था, कोई 9th-10th में था, ऐसे 4-5 थे। तो हम कहें कि देखिए ना बड़ा समस्या है, इनको दे दीजिए, हम पढ़ाने की हम पढ़ा देंगे यहाँ पे। तो उन 4 बच्चों को पढ़ाएं, तो 4 में से 3 को पढ़ाना था। एक नानी के यहाँ कहीं रहता था,
तो उनको पढ़ाना चालू किए। उनका रैंकिंग खराब आता था, सुधरने लगा। तो 3 बच्चों को पढ़ाने के लिए हम ये उम्मीद कर रहे थे कि वो 1500 रुपया देंगे ताकि मेरा रेंट, क्योंकि उन्हीं के मकान में रहता, बट उन्होंने 800 रुपया दिया। हम कहे यार क्या आदमी है यार। हम कहे भाई एक और कोचिंग पकड़नी पड़ेगी, एक और ट्यूशन पकड़ना पड़ेगा तो ताकि निकल सके। तो एक और ट्यूशन पकड़े, वहाँ से 1000 आ गए, तब थोड़ा सा टेंशन फ्री हुआ कि बाप रे बाप, खाना पीना हो गया, अब दिमाग काम करेगा। तो ऐसे चलते था। 6 महीना हुआ तो एक कोचिंग थी जहाँ के एक टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, बट उनका कहीं जॉब हो गया, गवर्नमेंट जॉब, केरला साइड चले गए। तो वहाँ के बच्चों ने हंगामा किया कि हम दूसरे टीचर से नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने कई टीचर्स को लगाया, 2-3 दिन ट्रायल देते थे लोग, फिर ख़त्म कर देते थे। कोचिंग भी बेचारी परेशान हो गई। और वहाँ पे भी जो बच्चे, जहाँ पे 200-300 थे, 4-5 बच्चे बच गए सब, क्योंकि कोई भी अच्छा टीचर जगह, तो अच्छे टीचर थे चले गए। मेरा एक दोस्त था हेमंत, जो वहाँ ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा रहा था, और कहा कि भाई वहाँ एक जीएस का टीचर की कमी है, चलोगे? जीएस जनरल स्टडीज। ओके। हम कहे चलो भाई, हमको क्या जाता है। तो कई कोचिंग थे साथ में, तो हम 1-2 कोचिंग में पढ़ाने लगे। तो 1 घंटे का 20 रुपये, तो 1 घंटा पढ़ाएंगे लोग तो 20 रुपये होते। तो कोचिंग 3 तरह से होती है, या तो आपको घंटे पे पढ़ाने को मिलेगा, या तो आपको कोर्स पढ़ाने को मिलेगा, या मंथली मिलेगी। तो जो अच्छे टीचर होते हैं उनको मंथली मिलती थी, और जो मिडिल लेवल के थे उनको कोर्स खत्म करने में पूरा खत्म कीजिए। अब आप 2 महीने में खत्म कीजिए, 6 महीने में खत्म कीजिए, उससे मतलब नहीं है। और जो नॉर्मल थे लोग घंटे पे, तो हम लोग घंटे पे गए पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाए तो बच्चों सबको ठीक लगा। तो धीरे धीरे 4 से 10, 20, 50, 100 एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरा क्लास भर गया। आपने कहाँ से पढ़ाई करी है? हम तो अलग अलग, मतलब कभी मतलब बीएससी किए हैं, बीएससी करने के बाद फिर एमए कर लिए हैं ज्योग्राफी से। उसके बाद से फिर आईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट स्ट्रेटजिक में। आईएम अहमदाबाद से पढ़े हो आप? उसके बाद से फिर कहें कि चलो इसे चलते हैं। आईएम अहमदाबाद से कब पढ़े? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किया हमने, तो उसका तो इसमें कोई यूज नहीं है। इसमें कोई जनरल स्टडीज में उसका क्या करेंगे, उसका अलग सिस्टम है, इसका अलग सिस्टम है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पढ़ाने लगे। अब 1 घंटे का 20 रुपये मिलता था, तो हम सोचते थे 6 घंटा पढ़ा दे, 100-150 हो जाए यहाँ पे। फिर उन्होंने भी बढ़ा दिया, फिर उन्होंने 100 रुपया कर दिया घंटे का। हाँ, फिर ठीक ठाक होने लगा। बट प्रॉब्लम क्या आने लगी ना, कि हम कहते थे कि बच्चों से फीस कम लीजिए। उसने बच्चों की फीस की कोई लिमिट ही नहीं रखी। मतलब जो चीज 1000 रुपए की थी, भीड़ हो गई थी, तो कहते थे देखो जगह नहीं है, सर के क्लास में जगह नहीं है, हम 1000 का 2000 लेंगे। हम कहे ये क्या तरीका है भाई। अब दूसरा क्लास देते तो वो नहीं देता था कि दूसरा देगा तो फिर हमको 2 बार पैसे देने पड़ेंगे। और बच्चों के तो यही सब में थोड़ा टसल होने लगा, तो हमने छोड़ दिया कोचिंग। फिर अपना पढ़ाना चालू किया 200 में। आज भी 200। आज भी जो ऑनलाइन पढ़ने आते हैं 200 देते हैं। 200 रुपये महीना? नहीं, खत्म करके चले जाते हैं 200 में। जैसे सपोज उसको हिस्ट्री पढ़ना है, 200 या 250 देगा अभी, क्योंकि इधर तो जीएसटी हो तो 18% ठोक के रख देते हैं। 200-250 रुपया हिस्ट्री देगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ के चला कोर्स पूरा हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ लेगा। वैसे अगर उससे मैप पढ़ना है, मैपिंग, 200 रुपये देगा, पूरा मैपिंग पढ़ लेगा। क्यों इतना कम? हमको किसको पढ़ाना है? हम जो जैसे हम थे वैसे हमें पढ़ाना है। हम लोग की पढ़ाई, हम लोग पढ़ने में ख़राब नहीं थे। हम लोग मतलब क्या ही बोला जाए, जब हम लोग देखते थे कि कोई बच्चा पीठ पे बस्ता लेके जा रहा है ट्यूशन पढ़ने, हम लोग वहाँ पे वेल्डिंग सीख रहे हैं, बहुत ख़राब लगता है। आप वेल्डिंग मारिएगा, क्लास का कोई बच्चा जाएगा, कोई लड़की जाएगी, तो आपको मुँह छुपाना पड़ेगा उधर। ख़राब लगता है वो दिन, जब बस्ता उठाने की जिम्मेदारी उम्र में ना घर की जिम्मेदारी आ जाती, बहुत ख़राब लगता है। तो हमको पढ़ाना था वैसे लोगों को, इसलिए हमने कहा नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम वहाँ पढ़ाना चालू किए। तो मेरे भी लड़ाई भी इसी बात की थी कि भाई आप क्यों मतलब फीस बढ़ा रहे हो, आप लिमिट में रखो जिसमें कोचिंग चल सके। ऐसे हुआ, बहुत ऊपर नीचे तो होते ही रहते हैं। तो उस फीस में भी कई तो धमकी देने चले आते थे, कोई बंदूक लेके चला आता था, इसको ऐसे ही पढ़ाओ। क्योंकि 200 रुपये यार, इसमें क्या कर रहे हैं। बंदूक लिया था मतलब वहाँ चलता है? हाँ, बंदूक ले आकर लगा दिया 1-2 बार। तो हम कहें कि यार इससे ऐसे तो नहीं चलेगा। डांटे उटे, लड़ाई झगड़ा हुआ, ऑफिसों में बम लगा के उड़ा दिया।
तो बम से उड़ा दिया। ऑफिस उड़ा दिया हाँ, आपका? उड़ा दिया बम से? फिर दूसरा बनाया। क्या बात कर रहे हो? तो बहुत झमेला किया सब यहाँ। तो इरिटेट होके हम छोड़ दिए, हमको से कि अब पटना नहीं रहेंगे। फिर से हम सोचते हैं कि अपना काम सीख के सऊदी चल जाते हैं। पर ये क्या तरीका है कि कोई आपको आके बंदूक दिखा देता है, बम से उड़ा देता है, ये सब बहुत नॉर्मल है उधर? आपको आज से 1 हफ्ते पहले की बात बता रहे हैं। बिहार का एक जिला है भागलपुर, वहाँ एक 19 साल का बच्चा आइसक्रीम बेच रहा था। एक आदमी आया, कहा आइसक्रीम दे, तो कहा भैया पैसा दीजिए। कहा तो हमरा से पैसा मांगेगा? उसको ऐसे मुंह पकड़ा और मुंह में बंदूक घुसाया और गोली मार दिया। 19 साल का लड़का मर गया। गलती बस थी कि उसने आइसक्रीम का पैसा मांगा था। एंड पुलिस क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है इसमें? इतना पुलिस मजबूत रहेगी। बिहार में क्या है आज तक, क्यों ऐसी कहानी अभी भी आती है? हम आपको 1 हफ्ता पहले की बात बता रहे हैं। हाँ, तो आज तक ऐसी क्यों कहानी? 1 हफ्ता पहले में वहाँ पर कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं है? पहले हम लोग भी बहुत झेले हैं। पहले पुलिस को बोलते थे, अब हम लोग खुद सलट लेते हैं। बम चलाओगे, तुम्हारे ही पास एक ठो क्या करेंगे? वो वहाँ तो क्यों नहीं हेल्प करती तो पुलिस वगैरह ये सब क्यों? वहाँ बाहुबल बहुत है ना। हाँ, आप किसको कहिएगा? यहाँ पे कोई हर पॉलिटिक्स में ऊपर तक पहुंचे उसकी, आप क्या करिएगा? अरेस्ट कराइएगा ना। ऊपर से एक तो मंत्री का फोन आ जाएगा, हमारा आदमी है छोड़ दो, छोड़ देगी पुलिस। फिर आपका मुंह कुछ रहेगा नहीं, फिर आके आपको धमकाएगा, हो गए लो पुलिस, अब बचाएंगे पुलिस, अब आप कहाँ जाइएगा? वहाँ के लोग हालत बहुत बेकार है। ऐसा भी नहीं है, हम लोग चाहे जैसे भी उसी में जीना सीख गए। हम लोग एकदम कोई टेंशन नहीं है। अभी भी कोई लंदन अमेरिका जन्नत में बैठा दे तो नहीं भैया हमको बिहार ही ठीक लगेगा। अब बिहार ही तो जान का खतरा है, पढ़ा नहीं सकते, 90 रुपए नहीं देना, 200 रुपए नहीं देना, उसके चक्कर में लोग बम उड़ा दे। तो हम लोग भी उसी में लड़ते लड़ते जी गए। यहाँ पे फौजी सबको देखिए, फौजियों की जिंदगी कैसी होती है, कौन सा उन्हें सुख चैन मिलता है। लेकिन फिर भी कोई फौजी को कहिएगा कि पोस्ट छोड़ के जाओगे, कहे आप मर जाएंगे, हम फौज नहीं छोड़ेंगे। हम लोग भी ना भैया, दुनिया में कुछ भी हो जाए, जन्नत एक और, बिहार अपना एक और। बिहार से तो भैया मतलब वो मिट्टी नहीं, हो लगाव है वहाँ। जो जाता है ना, अगर गलती से कोई 6 महीना बिहार में रह गया ना, चाहे जहाँ का भी वहीं का बच जाएगा। तो सेफ फील होता है वहाँ पे? हाँ, अब तो सेफ, एकदम अच्छा से सेफ रहते हैं। कैसे सेफ फील होता है? कोई बंदूक लगा देता है, कोई बम से उड़ा देता है, डर नहीं लगता? एक लेवल तक ही रहता है, उसके बाद से तो बंदूक लगाओगे, कितना है तुम्हारे पास, अब डर नहीं लगता? क्यों? अब एक लेवल तो उन सबको भी समझ में आता है कि इसको मारने का मतलब भी केस FIR नहीं करने वाला है। अच्छा, आप भी बाहुबल हो? नहीं, मतलब तुम, मतलब एक सीधी सी बात है कि भाई आप किस हिसाब से पीटिए, कुछ भी कीजिएगा, वापस थोड़े जा पाएंगे लोग। लड़ाई झगड़ा पहले क्या था, एक्सपीरियंस नहीं था। अभी क्या है, तुम गोली चलाओगे, गोली खत्म होगी, अभी नहीं खत्म होगी, 10 मिनट बाद खत्म होगी, 15 मिनट बाद खत्म होगी, उसके बाद कहाँ जाओगे? तो आप तो चले जाओगे, आपको तो खतरा हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा यहाँ पे? यही तो बोल रहा हूँ, हमारा खुद का सिस्टम बना दिया। हाँ, सब चीज हमारे यहाँ जब लड़कियां मार देती हैं सब। मतलब जब हुआ था एक बार, ऐसे आए थे सब, हमारे क्लास की उठ की लड़कियां दौड़ा दौड़ा मारी थी सब। क्या था स्टोरी बताओ? वो मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा आके कर रहा था, ये कर देंगे, तोड़ फाड़ कर दिया था। हाँ, तो लड़कियां थी सब जो बैच से थोड़ा पहले आई रहती, देख ली तो वही मारना चालू कर दी सब, भाग यहाँ से। तो स्टूडेंट ही मारते हैं? हाँ, स्टूडेंट ही। हमारे पास वो ब्लैक कमांडो से ज़्यादा खतरनाक है वो, एजुकेशन में मतलब बहुत यूनिक है। इसी वजह से बिहार में जो प्रेम मिलेगा ना आपको, वो आपको देख के आप पागल हो जाएंगे, कहेंगे यार कैसे ये चीज़ है। तो हम लोग को थोड़ा सा सिस्टम की वजह से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई। जैसे सेना में आपको भी जाना था ना, फौजी बनना था? हमको तो फौजी ही बनना था, एजुकेशन में तो आना नहीं था। फिर हम लोग एग्ज़ाम दिए, फिर रिटर्न हुआ, उसको पास करने के बाद से फिर ये SSB में बुलाया जाता है, और उसके बाद से फिर मतलब मेडिकल वगैरह होता है। तो मेडिकल में हमको हाथ टेढ़ा वजह से साइड कर दिया है। बहुत टेंशन हुआ, क्योंकि फौज में हम लोग को देखिए होता क्या है ना, कि हम लोग जब जिस समय से आए थे तो हम लोग को लगा था कि फौज में जाके जल्दी सेटल भी हो जाएंगे, और घर वाले इतना तो पढ़ने का मौका नहीं देंगे। तो ऐसा लगता था यार बीटेक करेंगे लोग, 4 साल फिर पढ़ना पड़ेगा, घर वाले कहाँ से लाएंगे? फौज में क्या है, घुस गए, काम खत्म, टेंशन फ्री।